दोस्तों, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए ट्रिपल सी का जो मार्च माह का जो रिज़ल्ट है वो सब लोगों का आउट हो चुका है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मार्च माह का जो ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम दिया है और उसमें अच्छे ग्रेड पाए हुए हैं, उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा नहीं ओपन हो रहा, मेरा नहीं ओपन हो रहा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी रिज़ल्ट अपलोड होता है तो रिज़ल्ट अपलोड होने के 2 से 3 दिन 4 दिन तक रिज़ल्ट ये प्रॉब्लम करता है कि आपका शो नहीं होता है, रिज़ल्ट नॉट अपलोडेड येट, ये चीज़ें दिखाता है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था और पहले भी एक वीडियो डाला था, एक ब्लॉग वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ओपन होने लगेंगी। तो वो सारी चीज़ें ओपन हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स थे, काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अब जो है, जो अप्रैल माह में एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी पे हम फोकस करते हैं। देखिए अब जो हम सीरीज़ चलाएंगे, क्योंकि अप्रैल में जो है 6 तारीख से एग्ज़ाम हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 6 दिन के टाइम में मैं इतने क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा आपको कि आप लोगों को पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा आप लोग ले आओगे। मात्र 6 दिन की स्ट्रेटेजी है और 6 दिन आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती रहेंगी। कोशिश यही रहेगी कि मैं 200 से ऊपर क्वेश्चन निकाल दूँ और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं NEFT पे। तो देखिए पहले NEFT क्या है, NEFT को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि NEFT होता क्या है। ठीक है, तो NEFT, देखिए NEFT के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है कि NEFT क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। एक सेकेंड रुकिएगा सर। हाँ, तो NEFT के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि NEFT क्या है, तो देखिए NEFT इसका पूरा नाम होता है नेशनल, पहले तो आप ये लिख लीजिए NATIONAL, नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, F फॉर फंड, T फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछता है कि NEFT का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब देखिए NEFT कहाँ यूज़ होता है, देखिए बैंकिंग सेक्टर में NEFT का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देख लेंगे कि NEFT कहाँ यूज़ होता है। देखिएगा कि ये कहाँ यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है। ठीक है, बैंक का काम होता है, उसमें NEFT का यूज़ होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का सैलरी होता है और वो सैलरी हमें देनी होती है तो NEFT के थ्रू आती है। ठीक है, किसी का चेक आता है तो चेक के बाद जो पैसा आता है, चेक लगाने के बाद बैंक में जो पैसा आता है वो भी NEFT के थ्रू आता है। तो ये सारे के सारे काम किससे होते हैं, NEFT से होते हैं। तो ये सारा ये बैंक का प्रोसेस होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारा NEFT कब लॉन्च हुआ था, एक क्वेश्चन ये बन गया कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि NEFT कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो NEFT कब लॉन्च हुआ, ये क्वेश्चन है। देखिएगा कि आंसर इसके क्या क्या है, 2005, 2006, 2007, 2008। आंसर करेंगे आप लोग, इसका क्या हो सकता है। 5 सेकंड का टाइम दूंगा और 5 सेकंड बाद मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूं। देख लीजिए, देखिए NEFT जो लॉन्च हुआ था वो आपका 2005 पे लॉन्च हुआ था। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, कब लॉन्च हुआ था, ये 2005 पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं PNR की। देखिए वो सारे क्वेश्चन कराने वाला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाना और नोट डाउन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, PNR, ठीक है, PNR सुना सुना लग रहा है ना, PNR रेलवे से संबंधित है। ठीक है, तो PNR कौन देता है, क्वेश्चन है PNR कौन देता है। तो आंसर है इसमें IRCTC, सेकेंड आंसर इसका CRIS, थर्ड आंसर है इसका बोथ, और फोर्थ आंसर इसका नन। बताएं कौन सा आंसर सही होगा इसमें।
देखिए इसमें CRIS और IRCTC दोनों लोग ये देते हैं, तो इसमें आपका बोथ आंसर ये आपका सही हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्सनल कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर पर्सनल है। पहला कंप्यूटर आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ और 4 ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। पहला है मिनी, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है आपका सुपर और चौथा है आपका मेन फ्रेम, ठीक है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है। पर्सनल कंप्यूटर आपका कौन सा होता है, जो आप लोग घरों में यूज़ करते हो, जिन्हें आप लोग बेसिक नीड्स के हिसाब से आप लोग यूज़ कर लेते हो। तो देखिए कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है। ये किस हिसाब से हैं, अकॉर्डिंग टू साइज़ हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, मिनी, माइक्रो, सुपर और मेन फ्रॉम। तो पर्सनल कंप्यूटर के का जो नाम आता है जिसे बोलते हैं पीसी, तो पीसी में आपका माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। कौन से कंप्यूटर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर आपके और छोटे होते हैं, जैसे आप पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। और माइक्रो आपके इस तरह कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर आपका जो होते हैं वो थोड़ा सा IBM वगैरह के थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं होते हैं आम जनता के लिए, और मेन फ्रॉम कंप्यूटर भी होते हैं इस तरह से। और उस हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है कंप्यूटर 3 प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपका एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। कौन सा होता है, हाइब्रिड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो ये होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और इनके हिसाब से इनकी कैटेगरी बनती है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये हमारा रहा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि फेसबुक की खोज किसने की थी, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने अपने लैपटॉप पे नोट कर रखे हैं, और मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो फेसबुक के फाउंडर कौन हैं, आपको सबको पता होगा फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक में थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन अगर एक मिल जाता है तो फिर मुझे मज़ा आती है उस चीज़ को थोड़ा सा आगे तक ले जाने में। तो मैं उन सब चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और इस समय फेसबुक के अंडर में आपका इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, आपका व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो फेसबुक ने अभी किस किस को अपने अंडर पे कर रखा है, यानी कि परचेज़ कर लिया, खरीद लिया है। तो आपका इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है, और दूसरा आपका जो है व्हाट्सएप को भी इसने खरीद लिया है। तो फेसबुक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक ही आता कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं, ठीक है। तो आपका मार्क जुकरबर्ग हो गया। दूसरा कि फेसबुक में मैक्सिमम फ्रेंड्स कितने बना सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स की जो संख्या होती है वो होती है 5000। देखिए एक क्वेश्चन से मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कितनी इसमें लिमिट होती है, मैक्सिमम फ्रेंड्स 5000 फ्रेंड इसमें बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसमें म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड किसे कहते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड, देखिए म्यूचुअल फ्रेंड वो होता है कि जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे एक फ्रेंड है, एक यहाँ पे एक फ्रेंड है, और मैं इसको भी जानता हूँ, और ये बंदा इसको जानता है और मुझे भी जानता है। तो हम दोनों के बीच का जो म्यूचुअल हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे हम दोनों व्यक्ति, जिसे आमने सामने वाले दोनों पार्टी जानते हैं, जैसे आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, दोनों लोग जिसको जानते हो वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फ्रेंड था। तो इसकी संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम फ्रेंड्स हम इसमें कितने बना सकते हैं, 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि फेसबुक में लाइक करने के लिए, जब फेसबुक में हम किसी को लाइक करते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी फोटो को लाइक करते हैं, तो किस तरह का सिंबल होता है, तो थंब अप होता है, ठीक है। ऐसे जैसे लाइक का सिंबल होता है ना, लाइक, तो इसमें क्या आंसर लगाएंगे आप, थंब अप।
ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से अभी मुझे याद आ रहे हैं जो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिए, और जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे उनको हम धीरे धीरे डिस्कशन करते रहेंगे इनका। ठीक है, तो फेसबुक की जो खोज किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नोट करते जाइएगा, दिक्कत नहीं आने वाली है किसी तरह की। ठीक है, जिम्मेदारी मेरी है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, सेंटर अलाइन, सेंटर लाइन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अलाइनमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं ये? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन और चौथा होता है आपका जस्टिफाई। ठीक है, क्या होता है? लेफ्ट लाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन और चौथा आपका होता है जस्टिफाई। देखिए कैसे होते हैं, ये मान लीजिए मैं 4 पेज बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये 4 पेज बनाए हैं। देखिए जो लेफ़्ट अलाइन होता है वो लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये होता है। तो लेफ़्ट हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा राइट हैंड हुआ। हम जब भी ऐसे कंप्यूटर की तरफ देखेंगे, ठीक है, इस तरह से खड़े हो कंप्यूटर देख, तो हमारा लेफ़्ट या राइट, ये है राइट, तो हम इसको राइट मानेंगे इस डायरेक्शन को, और इसको हम लेफ़्ट मानेंगे। ठीक है, इस तरफ वाले को लेफ़्ट मानेंगे। तो जो मैटर इस तरफ से लिखना स्टार्ट करता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। ठीक है, और जो मैटर बीचों बीच लिखना स्टार्ट करता है वो सेंटर लाइन होता है, और जो मैटर इस तरह से लिखना स्टार्ट करता है वो राइट अलाइन होता है। और जस्टिफाई में पूरा मैटर बराबर 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 जाता है, यानी कि आपका जस्टिफाई और ये लेफ़्ट अलाइन दोनों सेम तरीके से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंटर अलाइन करने के लिए, यानी कि इसको शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस ई, क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। इसका लेफ़्ट का होता है कंट्रोल प्लस एल, इसका ई, इसका आर और इसका जी। ठीक है, तो ये चारों के मैंने लिख दिए हैं। देखिए एक को पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम 4 और पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं IMEI नंबर। ठीक है, IMEI नंबर देखने के लिए क्या डायल करते हैं? ठीक है, तो आपको इसको डायल करना है स्टार हैज़ 06 हैज़। आपको अपने फ़ोन का यदि IMEI नंबर चेक करना है तो आपको स्टार हैज़ 06 हैज़ आप जैसे ही डायल करेंगे तो आपका IMEI नंबर चेक हो जाएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, और ये भी देख लीजिएगा साथ में कि स्टार हैज़ 06 हैज़ जैसे ही आप टाइप करते हैं तो उसके बाद जो IMEI नंबर आता है आपके फ़ोन के, तो उनके नंबर के डिजिट ज़रूर गिन लीजिएगा कि कितने अंकों का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाएगा। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, ये आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो MS ऑफिस का सिलेबस यहाँ से हटाया गया है, लेकिन MS ऑफिस का जो सिलेबस हटा दिया गया है, क्वेश्चन आज भी आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मत पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन लिब्रे ऑफिस को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस का जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आगे देखते हैं। तो IMEI नंबर देखने के लिए क्या डायल करेंगे? स्टार हैज़ 06 हैज़। तो लिब्रे ऑफिस में कितने इंटरफेस होते हैं? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में कितने इंटरफेस होते हैं? देखिए लिब्रे ऑफिस के 3 इंटरफेस होते हैं, A B C। पहला होता है राइटर। कौन सा होता है? राइटर,
डॉक्यूमेंट भी साथ में जोड़ देते हैं, राइटर डॉक्यूमेंट। कभी कभी राइटर लिख के ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग राइटर या राइटर डॉक्यूमेंट करके ही आएगा, तो इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। दूसरा होता है आपका कैल्क, तीसरा होता है आपका इम्प्रेस, ठीक है। तो आपको अगर लिब्रे ऑफिस में कुल कितने इंटरफेस होते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, 3। कौन कौन से, राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्क, इम्प्रेस। देखिए राइटर डॉक्यूमेंट आपका एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एमएस वर्ड की तरह काम करता है। कैल्क आपका एक्सेल की तरह काम करता है, और जो इम्प्रेस है आपका वो पावर पॉइंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पावर पॉइंट की तरह। अब इनका एक्सटेंशन भी जान लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। तो राइटर डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है, मैं इसको अगर यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो राइटर डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो मैंने एक बार क्लास आपकी ली थी, तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। राइटर डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका होता है .odt, ठीक है। कैल्क होता है .ods, और इम्प्रेस का होता है .odp, ठीक है। तो ये होते हैं इसके एक्सटेंशन नेम, नोट कर लीजिएगा इनको। देखिए क्वेश्चन अगला मैं नोट कर देता हूँ कि पहला सर्च इंजन, तो आप ये लोग यहाँ पे आंसर कर लेंगे आर्ची। क्या होगा यहाँ पे, मैं हिंदी से लिख देता हूँ, आर्ची, ठीक है। तो पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची है, ठीक है। सर्च इंजन जानते हैं ना आप लोग, जिनमें से हम आपका जैसे सर्च इंजन आपका गूगल, ऐसे आर्ची भी है। आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन है जो गूगल से पहले आया था, लेकिन मोस्ट पॉपुलर में गूगल आ रहा है इस समय, तो गूगल सब जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। डक डक गो के बारे में भी बात करते हैं कि डक डक गो इम्पॉर्टेंट है आपका, डक डक गो, तो ये भी सर्च इंजन है, लेकिन फर्स्ट नहीं है, ठीक है। क्या है, डक डक गो, ये क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है ये भी, ठीक है। गूगल तो आपका है ही, ठीक है। आर्ची है, आर्चिव है, और आर्ची और आर्चिव, यहाँ पे पहला सर्च इंजन है, ये आर्ची की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका बिंग है, क्या है, बिंग, AOL.com है, ठीक है, ASK.com है, याहू है, क्या है, याहू है। इस तरह से बहुत सारे सर्च इंजन है, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग यही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक है यांडेक्स, याद आ गया मुझे, यांडेक्स, तो यांडेक्स भी कर लीजिएगा। यांडेक्स भी आपका क्या है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अगला है हमारा है कि विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है। विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट, तो सबसे अच्छी वेबसाइट जो है वो है विकीपीडिया। क्या है वो, विकीपीडिया। विकीपीडिया ही सबसे अच्छी वेबसाइट है विश्वकोश के लिए, जहाँ पे आपको सारी जानकारी एक बायोग्राफी के तौर पे मिल जाएगी। जैसे किसी की बायोग्राफी होती है ना, उस तरह से सारी डिटेल आपको विकीपीडिया के अंदर मिल जाएगी। आपको किसी के बारे में भी जानना है, जैसे आपको जुकरबर्ग के बारे में जानना है या फेसबुक के बारे में जानना है, तो आप डालेंगे गूगल पे सर्च इंजन पे अपने कि फेसबुक विकीपीडिया, तो उसके बारे में पूरी डिटेल शुरू से अंत तक एक बायोग्राफी के तौर पर उसका सारा का सारा डिटेल निकल आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में था। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में था, तो ये तो लॉजिक वाली बात है यार, फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कोई भी चीज़ जब पहली बार बनती है तो थोड़ा सा बड़ी बनती है, फिर धीरे धीरे वो मॉडिफाई होती है समय के अनुसार। तो ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा था आपका फर्स्ट जनरेशन में था। किस पीढ़ी में था, पहली जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में था। ठीक है, उस टाइम के कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, और आजकल के कंप्यूटर जो होते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये आपके छोटे होते चले जा रहे हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर का प्रकार है,
तो वो कितना छोटा हो चुका है आजकल, और कॉम्पैक्ट साइज़ के कितने लैपटॉप्स वगैरह आने लगे हैं, ठीक है। अल्ट्रा बुक आता है, ठीक है, नोटबुक आता है, ये सब क्या है, ये कॉम्पैक्ट साइज़ हो गया है। और पहले जो फर्स्ट जनरेशन बना था बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, तो वो सारे कंप्यूटर्स भी उन सब वही कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए पूछता है कि ईथरनेट क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईथरनेट क्या है। तो आपका LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, क्या, लोकल एरिया नेटवर्क आपका ईथरनेट है, इंटरनेट ईथरनेट, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिकल अगर ना मिले तो आपको मिलेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। अगर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो तो आप लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे टिक करेंगे, अगर ये नहीं मिलता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि RTGS में क्या है, RTGS में मैक्सिमम या अधिकतम कितना पैसा सेंड कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं हम, अनलिमिटेड, कितना, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। और एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है कि RTGS में 2 से 5 लाख ट्रांसफ़र करने में कितना ट्रांजैक्शन चार्ज या आप कह सकते हो कि बैंक चार्ज देना पड़ता है, तो 25 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 25 रुपये। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, RTGS में मैक्सिमम अनलिमिटेड कितना भी सेंड कर सकते हो, और 2 लाख से 5 लाख के बीच में यदि हम सेंड करते हैं तो बैंकों में कितना चार्ज देना पड़ता है, 25 रुपये का चार्ज भरना पड़ता है हमें, ठीक है। और अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि उमंग ऐप, क्या, उमंग एप्लीकेशन, ऐप प्ले स्टोर में मिलता है, देख लीजिएगा। उमंग ऐप किससे संबंधित है, तो ये डिजिटल इंडिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये डिजिटल इंडिया से संबंधित है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जिनको आज हमने डिस्कस किया है। और बताइएगा मुझे कि और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो मैं उनकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एक बार। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो मिलने ही चाहिए, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो एक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 100 लाइक तो कर ही दोगे यार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग, समझते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन का डाउट हो आप लोग क्वेश्चन के कमेंट पे, वीडियो के कमेंट पे आप लोग उसे पूछ सकते हो बहुत अच्छे से। मैं उसको आपको पर्सनली भी कॉल करके भी आपको मैं उस चीज़ को बता सकता हूँ, या व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। आप मेरे वीडियोज़ चेक करिएगा, उनमें मैंने अपना नंबर दे रखा है, ठीक है। तो उनमें भी मैंने इन सब के बारे में डिस्कस कर रखा है वैसे, लेकिन आज मैं जो ये स्पेशल क्लास जो लगाई गई है ये अप्रैल एग्ज़ाम के लिए लगाई हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहो और चक दे फटे। जय हिंद, जय भारत।